हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्निफाई आईक्यू की यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मेघना। आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसका हम पार्ट 3 कवर करने वाले हैं, विच इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इससे पहले लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर किया था। आज इस पार्ट के बाद आप इस टॉपिक का पीडीएफ एक्सेस कर पाएंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक से। तो चलिए लेट्स टेक अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। देन वी विल बी कंटिन्यूइंग विद आवर टुडेस पार्ट। न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था। न्यूट्रिशन के बाद हमने टाइप्स पढ़े उसके। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा कि मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। फिर हमने मोनोसैकेराइड्स में काफी देखा, कुछ ग्लूकोज के बारे में पढ़ा। इसके बाद से हमने फ्रक्टोज और राइबोज कवर किया, जो हमारे मोनोसैकेराइड्स के पार्ट थे। इसके बाद से हम ओलिगोसैकेराइड्स में मूव करके गए थे। ओलिगोसैकेराइड्स में हमने डाइसैकेराइड्स पढ़ा। डाइसैकेराइड्स के बाद हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े डाइसैकेराइड्स के, जैसे सुक्रोज, लैक्टोज एंड मल्टोज के बारे में कवर किया। देन हमने उसके बाद पढ़ा पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। पॉलीसैकेराइड्स में हमने स्टार्च में देखा एमाइलोज और एमाइलोपैक्टिन से मिलकर बनता है ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ा। और उसके बाद से हमने सेल्यूलोज, चिटिन, पैक्टिन कवर किया। देन हमने उसके बाद विटामिन कवर किया। विटामिन में हमने देखा था कि कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं एंड कुछ वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो अगर हम फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो हमने इसमें 4 विटामिन पढ़े थे, ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। इससे होने वाली डिफिशियंसी डिसीजेस के बारे में भी हमने पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो कि हम मेनली आज कवर करने वाले हैं, है ना। वाटर सॉल्युबल विटामिन में हमने विटामिन सी कवर कर लिया है, तो एक बार हम विटामिन सी को भी देख लेंगे। और इसके बाद से हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें काफी सारे विटामिन पढ़ने हैं। अब ये जो विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं ना, ये आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं और इनको प्रॉपर डाइट के थ्रू ऑब्टेन करवाना पड़ता है आपकी बॉडी को, ताकि बॉडी की फंक्शनिंग, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो पाए। ठीक है। अगर हम बात करेंगे, विटामिन ए कवर किया था, इसमें डी कवर कर लिया। इसके बाद से हमने ई के बाद के कवर किया था एंड विटामिन सी भी देखा था कि विटामिन सी से सिर्फ एक डिसीज नहीं होती है, स्कर्वी, जिसके बारे में हम कॉमनली जानते भी हैं, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस नाम की जो डिसीज होती है वो भी इससे हो सकती है। एंड एनीमिया भी हो सकता है आपको। ब्लड डिसऑर्डर है दैट अकर्स व्हेन द बॉडी डजंट हैव इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, या फिर बॉडी के जो आरबीसीज है उनका शेप चेंज हो जाएगा, आरबीसीज प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पर एनीमिया होता है। इसके बाद हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो मेनली आज हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम काफी सारे विटामिन पढ़ेंगे। कि सबसे पहले जो हमें विटामिन पढ़ना है दैट इज विटामिन बी1। तो विटामिन बी1 का जो केमिकल नेम है विच यू हैव टू रिमेंबर दैट इज थायमीन। ठीक है, तो आप पहली चीज याद रखेंगे, विटामिन बी का बी1 का केमिकल नेम थायमीन है। अगर विटामिन बी के 1 के कुछ सोर्सेज है तो वो भी हम देख लेते हैं कि किन किन सोर्सेज से ये चीज मिलती है। तो मिल्क आपने पिया, एग खाया, नॉनवेज खाया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, आपके जो वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं, पल्सेस सबसे मेन सोर्स होते हैं कि पल्सेस से काफी अच्छा सोर्स होता है विटामिन बी का। फ्रूट्स हो गए आपके, वेजिटेबल्स हमने देख लिया। तो इन सारी चीजों से विटामिन बी1 की कमी पूरी होगी। और अगर विटामिन बी1 की कमी रह जाती है आपकी बॉडी में तो एक डिसीज हो जाती है, और उस डिफिशियंसी डिसीज का नाम है बेरी बेरी। तो आप याद रखेंगे कि सीधा बी1 है, जिससे बी1 से ही डायरेक्टली बेरी बेरी होता है। ये एक थायमीन डिफिशियंसी का सीवियर एंड क्रोनिक फॉर्म है, और जो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है। लेकिन जो बेरी बेरी डिसीज होती है ना, बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, एक वेट बेरी बेरी होता है एंड दूसरा कौन सा होता है, ड्राई बेरी बेरी। अगर हम वेट बेरी बेरी की बात करें तो ये आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है, और जो भी कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हो रही हैं अगर, तो उसमें ये हो सकता है कि विटामिन बी1 की कमी है, और बेरी बेरी भी हो सकता है आपको। ये चीजें डॉक्टर्स चेक करते हैं सबसे पहले। अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो इसके कारण जो आपका हार्ट रेट होगा वो फास्ट हो जाएगा, ब्रीथ की शॉर्टनेस होगी एंड लेग में स्वेलिंग आ जाती, तो आपके पैरों में स्वेलिंग होगी और आप सांसें भी प्रॉपरली नहीं ले पाएंगे, रेस्टलेसनेस फील होगा। तो ये सारी चीजें कब होती हैं, जब वेट बेरी बेरी हो। लेकिन ड्राई बेरी बेरी के टाइम में बेसिकली आपका नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज हम बोल सकते हैं, आपका नर्वस सिस्टम को जो इफेक्ट कर रही है वो होता है ड्राई बेरी बेरी के। दोनों केसेस आप याद रखेंगे कि वेट में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इफेक्ट हो रहा है और ड्राई में आपका नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो रहा है। लेकिन नर्वस सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है आपका पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि किसको इफेक्ट करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है ड्राई बेरी बेरी के टाइम पर। तो ये चीजें हो गई आपकी बी1 के बारे में। मूविंग टू द नेक्स्ट विटामिन of this particular vitamin B complex,
तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं B2 के बारे में, जिसका केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन है ना। राइबोफ्लेविन इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B2, या फिर हम इसको और किस नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज लैक्टोफ्लेविन, है ना। इसको लैक्टोफ्लेविन भी रेफर किया जाता है। इसके कारण सेम सोर्सेस रहेंगे जैसा कि हम विटामिन B1 में यूज कर रहे थे, वही सारे सोर्सेस हैं कि ड्राई फ्रूट्स खाने, पल्सेस खाने, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, एग, फिश, यही सारी चीजें हैं। अगर इनकी कमी होती है और विटामिन B2 की कमी होती है आपकी बॉडी को, तो इससे आपको काफी सारे स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। हाइपरीमिया की कंडीशन होती है जिसमें ब्लड बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक्सेस ब्लड है, एडेमा ऑफ द माउथ हो जाता है, थ्रोट में स्वेलिंग आ गई है, तो ये सारी चीजें डिफिशियंसी डिसीज में आता है। अगर हम पर्टिकुलरली नेम वाइज पढ़ें कुछ स्पेसिफिक डिसीजेस, तो उसमें होता है एक शिलोसिस। ये किसकी कमी से हो रहा है, ऑब्वियसली विटामिन B2 की कमी से हो रहा है, और इसमें ये लिप्स में होता है, जिसके कारण जो लिप्स है ना काफी ज्यादा क्रैक्ड हो जाते हैं। और जो क्रैक में क्या होगा कि आपके लिप्स जो है काफी, उसकी अपीयरेंस कैसी दिखेगी, खराब दिखेगी, है ना। कॉर्नर्स जो होते हैं वो ऐसे कट्स आ जाते हैं बहुत सारे कॉर्नर्स में, तो ब्लड ऊजिंग भी होता है आउट ऑफ दीज पॉइंट्स, है ना, खून भी निकल आ रहा है उन लिप्स से, तो काफी खराब कंडीशंस हो जाती है। गर्मी में भी आप देखेंगे कि इवन अगर हम बोलते हैं कि ड्राई लिप्स की प्रॉब्लम है, बेसिकली वो ठंड में होती है, बट अगर विटामिन B2 की कमी हो रही है ना बॉडी में, तो ये कब होने लगता है, आपको गर्मी के टाइम पर भी देखने मिल सकता है। इसके बाद से देखेंगे ग्लोसिटिस, तो ये भी विटामिन B2 की डिफिशियंसी से हो रहा है, और इसमें क्या होता है, आपके थ्रोट में स्वेलिंग आ जाएगी, कंजक्टिविटीज हो जाता है ना, सेबोरिक डर्मेटिस हो जाता है, स्किन डिसीजेस भी होंगी, लिप्स और माउथ में लिसेंस फॉर्म हो जाते हैं। तो ये सारी चीज किस में होता है, ग्लोसिटिस में। तो शिलोसिस और ग्लोसिटिस जो है दो मेन डिसीजेस हैं जो किससे हो रही है, विटामिन B2 की कमी से। विटामिन B1 की बात करें तो हमने बेरी बेरी देखा। इसके बाद थर्ड जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज विटामिन B3। अब विटामिन B3 का जो केमिकल नेम है दैट इज निकोटिनिक एसिड, या फिर हम इसे नियासिन भी बोलते हैं। तो इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज नियासिन, ठीक है। इसके कारण सोर्सेस सेम है आपके, कौन से, विटामिन B1 की तरह ही सोर्सेस रहेंगे। बेसिकली हम जितने भी विटामिन पढ़ने वाले हैं उनके सोर्सेस लगभग सेम रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसकी कमी होती है तो पेलिग्रा आपका मेन डिसीज है कि पेलिग्रा हो जाएगा। इट इज अ रेयर डिसीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ नियासिन, है ना। इस नियासिन की डिफिशियंसी से होगा, और इसको हम बोल सकते हैं विटामिन B3 भी बोलते हैं नियासिन को। अब यहाँ पे बेसिकली कैरेक्टराइज्ड होता है 4 डी से, कि इसके कमी से 4 डीज वाली डिसीजेस हो सकती हैं। तो अगर हम डी से रेफर करें तो पहला क्या आ जाता है आपका, डायरिया हो गया, ठीक है, पहली डिसीज ये हो सकती है। इसके बाद हम बोल सकते हैं डर्मेटिस हो जाएगा, स्किन डिसीजेस हो जाएंगी, तो ये दूसरा प्रॉब्लम हो गया। इसके बाद अगर हम थर्ड रेफर करें, थर्ड डी से क्या हो जाता है, डेमेंशिया। तो डेमेंशिया एक प्रॉब्लम है इससे, और इसके बाद से इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ। तो इसको हम बेसिकली क्या रेफर करते हैं, 4D रेफर करते हैं, ठीक है। ये किससे हो रहा है, पेलिग्रा में 4D होता है, पेलिग्रा डिसीज में। इसके बाद से आ जाइए विटामिन B5 में। तो विटामिन B5 में अगर हम आएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, पैंटेथोनिक एसिड। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B5 इज पैंटेथोनिक एसिड। अगर इसकी कमी होती है, जो भी सोर्सेस इसके थे सेम एज B1, तो इसके सोर्सेस में कमी होगी तो ये सारी डिसीजेस होंगी, जैसे कि बर्निंग फीट सिंड्रोम होगा, पैरों में बहुत ज्यादा जलन महसूस होने लगेगी, आपको फैटिग होगा, ठीक है, इनसोम्निया, नींद ना आने का जो प्रॉब्लम होता है वो बढ़ने लगेगा। तो कभी आपको ऐसा हो रहा है कि रेगुलर बेसिस में नींद नहीं आ रही है ना, आप काम भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रही है, तो उस टाइम पर आप विटामिन B5 का टेस्ट कर सकते हैं कि विटामिन B5 के जो सोर्सेस है वो लेकर देखें। या अगर डिप्रेशन होता है, कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उस टाइम पे जो डॉक्टर्स हैं, है ना, साइकियाट्रिस्ट है, वो थेरेपीज तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो कुछ मेडिकेशन पे भी रखते हैं, और उस मेडिकेशन में यही सारी चीजें होती हैं कि विटामिन B5 के जो टैबलेट्स हैं या फिर इनकी कमी को जो पूरा करते हैं, वो सारी चीजें भी आपको प्रोवाइड की जाती है मेडिकेशन के टाइम। कभी बहुत ज्यादा इरिटेशन महसूस हो रही है तो आप ऐसे इनटेक करें इन सारे फूड्स के जो विटामिन B5 सोर्सेस में रिच है ना। वोमिटिंग हो सकता है, स्टमक पेन से, हेडेक से, जब ये सारी जो नॉर्मली होता है इंसान को वो सारी चीजें फील हो रही है, इट मींस यू आर लैकिंग समवेयर इन विटामिन B5। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हम पढ़ने वाले हैं विटामिन B6 के बारे में। तो B6 का क्या नाम है, B6 को हम बोलते हैं पायरोडॉक्सिन बोलते हैं, केमिकल नेम है इसका। और इसकी कमी के कारण नॉर्मल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अकर होती है ना। बेसिकली आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करेगा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगी जिसमें आप सेम चीज फील करेंगे जैसा कि विटामिन B5 में हो रहा था। ऑलमोस्ट वैसी डिसीजेस होंगी जिसमें इरिटेशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस फील होगा और टेंशन आएगी। तो ये सारी चीजें अगर आपको फील हो रही हैं तो आप विटामिन B6 का उस टाइम पर इंटेक कर सकते हैं। इसके बाद से आ जाइए विटामिन B7 में।
तो B7 का जो केमिकल नेम है दैट इज विटामिन बायोटिन बोलते हैं इसको, या फिर हम विटामिन H भी बोलते हैं। तो इसको बेसिकली बायोटिन कहा जाता है। डिफिशियंसी अगर इसकी कमी हो रही है तो क्या क्या चीजें होंगी, जैसे जिनको भी विटामिन B7 की कमी होती है उनके नाखून बहुत जल्दी टूटते हैं, तो ब्रिटल नेल्स रहते हैं, जल्दी टूटेंगे, वो थोड़ा सा भी काम नहीं करते हैं तो उनके नाखून एकदम से टूट जाते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि टूट टूट के गिर रहे हैं, बट रहते हैं कमजोर। इसके बाद से अगर स्किन रैशेस देखने के लिए मिल रहे हैं काफी, पर्टिकुलरली आईज के अराउंड, नोज के अराउंड, तो ये सारे स्किन रैशेस भी किसकी प्रॉब्लम, किसकी कमी की वजह से हो रहा है, विटामिन B7 की कमी से हो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे पिंक आई का प्रॉब्लम भी है यहाँ पर। तो जो पिंक आईज हो रही हैं वो भी किससे हो रहा है, विटामिन B7 की कमी से हो रहा है। हाई लेवल्स ऑफ एसिड इन द ब्लड एंड यूरिन, सीजर्स होंगे, हेयर लॉस हो जाते हैं, है ना, गर्ल्स में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं हेयर लॉस, तो वहां पर भी क्या हो सकता है कि विटामिन B7 की कमी होगी, इसलिए एक्स्ट्रा हेयर लॉस देखने के लिए मिल रहा है। जितना नॉर्मली थोड़ा बहुत तो ऐसे होता ही है, लेकिन अगर किसी को बहुत ज्यादा हेयर लॉस देखने के लिए मिल रहा है तो उस टाइम पर कौन से विटामिन की कमी है, विटामिन B7 की कमी है। बॉडी कंट्रोल लॉस होगा, है ना, आप एकदम से खड़े नहीं हो पाएंगे और ऐसे गिर जाते हैं, तो फिर प्रॉब्ली आप स्टेबल नहीं हो पाते हैं और आपके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। तो इस तरीके जो कंडीशन होती है, टैक्सिया कहते हैं इसको, और ये भी B7 की कमी से हो रहा है। हैल्यूसिनेशंस होने लगेंगे आपको, तो इसका मतलब है विटामिन B7 की कमी है। मसल्स वीक हो रहे हैं, ठीक है, मसल्स वीक हो रहे हैं, वीकनेस फील हो रही है, या चाइल्ड बच्चों की पुअर ग्रोथ हो रही है, ये भी एक है। लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, तो यहाँ पे विटामिन B7 की कमी है इन सब में। इसके बाद देखिए विटामिन B9 को हम कवर करेंगे। तो अगर हम विटामिन B9 पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है, फोलिक एसिड है। जब हम फोलिक एसिड की बात करें, बेसिकली किस चीज की डिफिशियंसी होगी, आयरन की डिफिशियंसी होगी, जिसको हम रेफर करते हैं Fe से रेफर करते हैं। ठीक है, तो द विटामिन दीज विटामिन हेल्प्स द बॉडी प्रोड्यूस हेल्दी रेड ब्लड सेल्स। ऑब्वियसली आपको जब एनीमिया होता है तो उस टाइम पर क्या होता है कि आपके रेड ब्लड सेल्स प्रॉपरली नहीं हो रहे हैं, या फिर इस कंडीशन में जब B9 की कमी है, जो आरबीसीज फॉर्म हुए हैं उनके शेप सही नहीं है ना, वो शेप सही नहीं है तो प्रॉपरली क्या होंगे, डिस्टर्ब हो रहे हैं उनके शेप, तो यहाँ पर उनकी जो ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता है उस पर भी इफेक्ट होगा और आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ये कमी आ जाती है, दिक्कत आ जाती है B9 की कमी से। अगर इसकी कमी लगातार बनी हुई है तो इसके कारण जो डिफिशियंसी डिसीज होती है उसका बेसिकली नाम क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, या तो आपके आरबीसीज जो होते हैं रेड ब्लड सेल्स, उनके साइज काफी बढ़ जाते हैं, अगर साइज बढ़ गए तो भी दिक्कत आ जाएगी बहुत ज्यादा, या फिर आरबीसीज जो होते हैं ना वो खत्म होने लगते हैं, इनका प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। अगर आयरन की कमी है तो ऑब्वियसली आरबीसीज क्या होंगे, आरबीसीज का प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा और इसके कारण आरबीसीज के नंबर्स क्या होने लगते हैं, डिक्रीज होने लगते हैं। अगर आरबीसीज के नंबर डिक्रीज होंगे तो आपकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पाएंगे ये, और इससे जो एनीमिया होगा दैट इज नोन एज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। यहाँ पे अगर हम फंक्शंस देखें कि B9 क्या क्या काम करता है, तो ये आरबीसीज का फॉर्मेशन करता है सबसे इंपॉर्टेंट, फिर आपके एपेटाइट को इंक्रीज करता है, एंड डीएनए जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका भी फंक्शनिंग में, इसके भी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट विटामिन। इसके बाद से हम एक और विटामिन देखेंगे, विटामिन B17। तो हमने बी कॉम्प्लेक्स पढ़ा, अब विटामिन B17 का जो केमिकल नेम है दैट इज लिट्राइल, और लिट्राइल की अगर हम बात करें तो ये एक एंटी कैंसर विटामिन होता है ना। कैंसर अगर आपके अंदर ये विटामिन प्रेजेंट है तो कैंसर के अगेंस्ट फाइट करने की पूरी कैपेसिटी रखता है। अगर इसकी कमी होती है तो क्या हो जाएगा, वीक इम्यूनिटी हो जाएगी, और वीक इम्यूनिटी है तो कोई भी डिसीज हो, आपको सिर्फ कैंसर नहीं कोई भी डिसीज हो, तो अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी है तो विटामिन B17 पक्का आप अपना अच्छा स्ट्रांग रखें। बेसिकली इसका एक और सोर्स होता है जहां पर वीट का जो ग्रास होता है, वीट ग्रास का जूस लिया जाता है, तो ये बहुत अच्छा सोर्स होता है, बहुत नोन भी है कि इसका जूस लोग पीते हैं ताकि वो कैंसर के अगेंस्ट फाइट कर सके, है ना, जिनकी इम्यूनिटी काफी वीक है। इसके अलावा एक और विटामिन पढ़ना है, विटामिन P, लेकिन बेसिकली विटामिन के क्लासिफिकेशन में आता नहीं है, इसको फ्लेविनॉइड्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फ्लेविनॉइड्स करते हैं, जो कि एक्चुअल विटामिन नहीं है। इसके अलावा हमने एक और पढ़ा था, राइबोफ्लेविन पढ़ा था, जिसका एक जैसा नाम था, तो ये किसको कहते हैं, राइबोफ्लेविन या लैक्टोफ्लेविन। ये होता है आपका विटामिन B2 होता है, जिसको हम कहते हैं राइबोफ्लेविन या लैक्टोफ्लेविन, उसका जैसा ही नाम है विटामिन P का, फ्लेविनॉइड्स। अब ये एक्चुअल विटामिन नहीं है, लेकिन ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आता है,
जो एंटी ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ये बेसिकली आपके प्लांट बेस्ड जितने भी फूड्स होंगे ना, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, प्लांट बेस्ड फूड्स आपको मिल रहे हैं, उनमें ज्यादातर ये पाया जाता है और इसके काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं। कोई भी प्लांट बेस्ड आप फूड खाएंगे तो उसके अलग ही हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो ये सारे हमने पढ़े विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। अब हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या पढ़ लिया, हमने B1 पढ़ लिया, इसके बाद से हमने B2 देख लिया, B2 के बाद से हमने देखा B3 भी देखा, इसके बाद से हमने B5 देखा, B5 के बाद से हमने क्या देखा, B7 देखा, और B7 के बाद से हमने B9 भी देखा है ना, B6 भी देखा इवन, तो यहाँ पे B6 भी है, B9 भी है, और B9 के बाद से एक B17 भी देखा हमने, और B17 के बाद से हमने क्या देखा, विटामिन पी के बारे में देखा। एक चीज बची है, विटामिन B12 नहीं बताया शायद मैंने आपको। तो विटामिन B12 की अगर हम बात करें तो इसका केमिकल नेम क्या है, साइनोकोबालामाइन। ये चीज आप और देख लीजिए, साइनोकोबालामाइन इसका क्या है, केमिकल नेम है। इसका मतलब होता है कोबाल्ट, ठीक है, कोबालामाइन हम यूज कर रहे हैं, मतलब क्या है, इसका कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट की कमी है जो, वो किससे पता चलती है, कोबाल्ट के बारे में उसका जितना भी कॉन्सेंट्रेशन है B12 से पता चलता है। अब इसके सोर्सेस वही है, मिल्क, एग, फिश, नॉनवेज, एल्गी वगैरह भी खाते हैं, स्प्रोलिना एल्गी जो होता है वो भी खाने से इसका सोर्स अच्छा होता है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें डिफिशियंसी डिसीजेस की, तो इसके कारण जो होता है, अगर आप बात करें डिफिशियंसी डिसीजेस में, तो इसके वजह से क्या हो जाता है, पर्निशियस एनीमिया होता है। क्या होता है, पर्निशियस एनीमिया होता है। इसमें क्या होता है, वीकनेस फील होगी, डिप्रेशन फील होगा, टेंशन, एंजाइटी होगी और नेगेटिव थॉट्स आएंगे, है ना। तो नेगेटिव थॉट्स बेसिकली रीजन है, जब नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो B12 की कमी होगी। ये सारे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं आपके, कि टेंशन होना, डिप्रेशन होना, या फिर आप वीकनेस फील कर रहे हैं, तो सब कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और विटामिन B12 बचा था जो मैंने आपको बता दिया, तो ये भी एक्स्ट्रा आप ऐड कर लीजिए। इसके बाद हम जा रहे हैं फैट पढ़ेंगे, ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं फैट। अब फैट में अगर आप देखेंगे तो फैट आपकी बॉडी की जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना, जब सेल्स वाला टॉपिक पढ़ा हमने, तो हमने सेल्स के बारे में पढ़ा, हमने उससे बनने वाला टिश्यूज पढ़े, फिर ऑर्गन पढ़ा, ठीक है, और पूरी बॉडी किस तरीके से बनती है, ये सारी चीजें पढ़ा था। तो जैसे अगर आप एक सेल फॉर्मेशन हो रहा है और सेल की जो बाहर की मेम्ब्रेन फॉर्म होती है, उसको फॉर्म करने में कौन हेल्प करता है, फैट हेल्प करता है, फैट से ही बनती है। एंड नर्व टिश्यूज एंड हार्मोन्स को बनाने में भी हेल्प करता है। जब हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने हार्मोन्स के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था। तो वो हार्मोन्स भी किसकी वजह से बन रहे हैं, फैट की वजह से। फैट जो है बॉडी हमारी उसको फ्यूल की तरह यूज करती है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और अगर मान लीजिए कि फैट जो है ना, फैट बर्न होके एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आपके बॉडी के सेल्स में स्टोर होते जाएगा और फिर वो आपके लिए हार्मफुल होता है। तो फैट का बेसिकली काम है कि वो आपकी बॉडी में आया है तो आपको एनर्जी प्रोवाइड करे, एज अ फ्यूल काम करे, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करे, और स्टोर नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी में, तब दिक्कत आती है। अगर हम बात करें फैट की, तो फैट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से बना होता है, जो इस रेशियो में होते हैं 3:1 के में, ठीक है। तो अगर हम देखें इस तरीके से, मैं बोल रही हूँ फैट है, हम इसका रेशियो समझ लेते हैं। अब ये किससे मिलकर बना है, फैटी एसिड से मिलकर बना है, प्लस हम क्या लिख देंगे, ग्लिसरॉल से मिलकर बना हुआ है। अब इसका रेशियो अगर हम देखेंगे तो फैटी एसिड का अप्रोक्सीमेटली कितना रेशियो होता है, 75% होता है, 75% अमाउंट होता है क्वांटिटी। और अगर हम ग्लिसरॉल की बात करेंगे तो वो कितना होता है, 25% होता है। अगर आप देखिए कि 75 और 25 को आप रेशियो में लिखेंगे तो ऑब्वियसली 25 3 एंड 25 1 क्या रेशियो बन गया, 3:1, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि फैट में जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का रेशियो है वो कितना रेशियो होता है। आपसे ऐसे ऑपोजिट या उल्टा करके इसको रिवर्स करके भी पूछ सकता है कि आप ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का रेशियो लिखिए, तो उस टाइम पर आप कंफ्यूज ना होकर इसको क्या लिखेंगे, 1:3 लिखेंगे, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद से फैटी एसिड्स क्या होते हैं, तो एसिड बोल रहा है, ये एक तरीके के कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स होते हैं जिसमें एलिफेटिक चैन होती है। अब यहाँ पे ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अभी हम फैट को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पार्ट्स में भी पढ़ेंगे, और ये बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं। इसके बाद आ जाइए कि देखना है आपको टाइप्स ऑफ फैट, है ना, कि फैट में कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि सैचुरेटेड फैट भी होता है और दूसरा होता है आपका अनसैचुरेटेड फैट। तो अगर हम बात करें सैचुरेटेड फैट की, तो सैचुरेटेड फैट एक ऐसा फैट होगा जिसमें जो एक लंबी चेन होगी हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स की एक लंबी चेन है
और उसके जो कार्बन एटम्स है उनके बीच में क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो सिंगल बॉन्ड अगर बन रहा है इन लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम्स, तो ये क्या होगा, आपका सैचुरेटेड फैट होगा। अब ये सैचुरेटेड फैट आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि सॉलिड और सेमी सॉलिड स्टेट में हो सकता है रूम टेम्परेचर में, इवन होता ही है कि अगर इसको रूम टेम्परेचर में रखा है तो सॉलिड या सेमी सॉलिड में स्टेट में अगर फैट दिख रहा है तो दैट इज सैचुरेटेड फैट्स। अभी किस किस चीजों में मिलता है, तो एनिमल बेस्ड फूड्स होंगे, जैसे बीफ हो गया, पोर्क, पोल्ट्री, फूड, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें मिलता है, कोकोनट ऑयल हो गया आपका, वेजिटेबल घी हो गया, इन सब में सैचुरेटेड फैट मिलेगा। इसके बाद आप देखिए अनसैचुरेटेड फैट की अगर हम बात करें तो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, लेकिन वहां पे जो कार्बन है, कार्बन एटम्स है, उनके बीच में अब सिंगल नहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, या तो उन कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो इन दोनों ही केसेस में अब क्या हो गया, अनसैचुरेटेड फैट हो गया, ट्रिपल और डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम्स, और ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर में। अब ये कहां कहां पर पाए जाते हैं, तो इंक्लूडिंग ओलिव्स, एवोकाडोस, नट्स, सीड्स, ऑयल, इन सब सारी चीजों में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपके हो गए अनसैचुरेटेड फैट। अब आप सोच रहे होंगे कि हेल्दी कौन से होते हैं, तो आप देखिए कि सबसे हेल्दी फैट्स जो होते हैं आपके अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। सबसे हेल्दी तो नहीं बोलेंगे इसको, बट ये जर्नली हेल्दियर होते हैं देन द अनसैचुरेटेड फैट्स। तो आप ये याद रखेंगे, हेल्दियर देन अनसैचुरेटेड फैट, ये कंपैरिजन इसका याद रखेंगे कि कौन से हेल्दी होती है। इसके बाद से आ जाइए, एक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में आप क्या देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन है जिसमें किसी भी एलिमेंट से या कंपाउंड से, एलिमेंट और कंपाउंड से क्या चीज ऐड हो जाती है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है किसी कैटलिस्ट के रिएक्शन, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जो रिएक्शन को प्रोसीड करने में, प्रोसेस करने में मदद करेगा, और उसके बाद से एक सैचुरेटेड फैट फॉर्म हो जाए, तो दैट इज नोन एज हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। मींस एडिशन ऑफ बेसिकली हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, और यूजुअली कैटलिस्ट की हेल्प से ही होता है, लाइक प्लैटिनम यूज कर सकते हैं, पैलेडियम, निकल। तो यहाँ पर हमने कौन सा कैटलिस्ट यूज किया है, निकल कैटलिस्ट। एक अनसैचुरेटेड फैट उठाया, उसमें जब हाइड्रोजन ऐड की तो उससे क्या बन गया, सैचुरेटेड फैट बन गया। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया अनसैचुरेटेड फैट में, वेजिटेबल ऑयल लिया है। अब वेजिटेबल ऑयल में हमने हाइड्रोजन ऐड किया और इसको हीट भी प्रोवाइड करनी है, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमारे पास वेजिटेबल घी फॉर्म हो गया। तो ये क्या है, ये एक सैचुरेटेड फैट है, तो इसको ही हमने इस वे में लिखा है और इस वे में लिखा है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसके बाद से आ जाइए एसेंशियल फैटी एसिड्स। अब कुछ ऐसे फैटी एसिड्स होंगे जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट नहीं है बट जरूरी है, तो उसकी कमी आपको कहां से पूरी करनी पड़ेगी, बाहर के कुछ सोर्सेस होंगे जिनसे आपको वो कमी पूरी करनी पड़ेगी। तो फैटी एसिड्स दैट ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स मस्ट इंजेस्ट बिकॉज द बॉडी रिक्वायर्स देम फॉर गुड हेल्थ बट कैनॉट सिंथेसाइज देम, उनको सिंथेसाइज नहीं करती है, बट दे आर नॉट फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी बट वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होंगे। क्यों जरूरी होंगे, क्योंकि ये रेटिना, जो आपकी आंखों में रेटिना है, उसका फॉर्मेशन में बहुत जरूरी होते हैं। स्किन जो आपकी बार बार डेड स्किन निकलती है फिर यहाँ पर आती है, वो एसेंशियल फैटी एसिड्स की वजह से ही होती है कि स्किन फॉर्मेशन अच्छे से हो पाए। ब्रेन जो होता है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाए। इवन बच्चों में शुरुआती दौर पे ब्रेन डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जब फ्रॉम द 0 एज टू द एज ऑफ 5 ईयर्स उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और बाकी एज में भी जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि बाकी टाइम ब्रेन डेवलपमेंट की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद जो आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन, जैसे ओवम सेल्स हो गए, एग सेल्स हैं, या फिर स्पर्म सेल्स हैं, तो इनके रिप्रोडक्शन, इनके फॉर्मेशन में भी किस चीज की जरूरत होती है, एसेंशियल फैटी एसिड्स की जरूरत होती है। अब ये दो तरीके के होते हैं, एक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और दूसरे होते हैं आपके ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। तो अगर हम देखें, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स आर नेसेसरी फॉर द बॉडी टू फंक्शन करेक्टली, है ना। अब ये एक कंपाउंड्स बनाते हैं, इकोनोइड्स, इकोसानोइड्स, जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, नर्वस सिस्टम स्ट्रांग रहता है, एंड बाकी के हार्मोन्स का फॉर्मेशन, जितने भी हमने हार्मोन्स एंडोक्राइन सिस्टम वगैरह में पढ़े थे, या जितने भी हार्मोन्स फॉर्म होते हैं, उन सब के प्रॉपर फंक्शनिंग में, प्रॉपर फॉर्मेशन में किसकी जरूरत पड़ती है, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, यानी कि हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें एसेंशियल फैटी एसिड्स का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो ये आपके दो फैटी एसिड्स हैं। इसके बाद अगर हम इसके सोर्सेस देखें कहां से मिलेगा, तो आप नॉनवेज खाइए, फिश खाइए, एग, फ्लैक्सीड जो होता है, फंगई का इंटेक करिए, एल्गी का इंटेक करिए, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, आपका ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड होते हैं, सेम सोर्सेस हैं। एक बहुत ही कॉमन नेम है DHA, जिसका फुल फॉर्म होता है डुकोसा हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, DHA क्या होता है, डुकोसा हेक्सेनोइक एसिड होता है, और ये जो एसिड है
है ना, इट इज अ टाइप ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो इसको आप क्लासिफाई कर सकते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड में। ये बच्चों को दिया जाता है उनके फूड में, और बेसिकली जब बच्चे इतने छोटे हैं 0 से लेकर वो 3 साल की एज के, 5 साल की एज के, उस टाइम पर जब ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ही पीक पर होता है, तो उस टाइम पर ये प्रोवाइड किया जाना चाहिए बच्चों को उनके खाने में। अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो लर्निंग डिफिसिट क्रिएट होती है, बच्चे जल्दी लर्न नहीं कर पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे, उनकी समझदारी भी कम हो जाती है उस एज से ही, ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है इसकी कमी से। तो इसका भी ध्यान रखना होता है कि डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि ये चीज दी जानी चाहिए बच्चों को। इसके बाद हम पढ़ेंगे फैट्स के बाद से कोलेस्ट्रॉल पढ़ना है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या, एक फैटी सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी में काफी सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए जरूरी होता है, और ये लिवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। काफी सारे सेल्स भी इसको प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में, है ना, बॉडी टिश्यूज में, स्पेशली ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, अब ये क्या है, एक रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ फैट ही है, और जनरली ये जो विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में, हम बोलते हैं कि विटामिन डी हमें धूप से मिल रहा है, सनलाइट से मिल रहा है, एक्चुअली में वो सोर्स है, लेकिन बाद में हमारी बॉडी में वो विटामिन डी प्रॉपरली फॉर्म कैसे होता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से फॉर्म होता है। हार्मोन्स के फॉर्मेशन के लिए भी कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, लेकिन आपने हमेशा अपनी जनरल लाइफ में सुना कि कोलेस्ट्रॉल को हम एक स्टिग्मा टाइप मान लेते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल है तो वो गंदा ही होगा, है ना, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। लेकिन दो चीजें समझिए कि एक लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम एलडीएल रेफर करते हैं, ठीक है, एलडीसी क्यों नहीं बोलते, एलडीएल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका फुल फॉर्म है लिपोप्रोटीन, तो ये रेफर करते हैं इसको, या लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल बोलिए, एलडीएल। इसके बाद से एक होता है हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, तो इसको हम एचडीएल रेफर करते हैं, हाई डेंसिटी, और एल इज फॉर लिपोप्रोटीन। तो ये दो फॉर्म्स होते हैं। अब आइए समझते हैं कि लो डेंसिटी अच्छा है या फिर हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल अच्छा है, दोनों में से कौन सा होना चाहिए। तो अगर हम बात करें जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल है, बेसिकली उसका सोर्सेस है आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, फिश है, नॉन वेज है, या वेजिटेबल ऑयल का इंटेक कर रहे हैं, तो ये जो होता है वो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ऑयल खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में क्या होगा, ऑयली फूड खा रहे हैं तो आपकी जो बॉडी है उसमें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ने लगेगी, और ये क्या करता है, आपकी जो आर्टरी वॉल्स होती हैं, इस तरीके से आपकी आर्टरीज और वेन्स पढ़े थे हमने, तो आर्टरीज में लेट मी चेंज द पेन तो आपको क्लियर होगा। जैसे आपकी आर्टरीज है तो आर्टरीज के किनारे किनारे क्या होता है, इस तरीके की वॉल्स बनने लगती हैं। अगर ऐसी वॉल्स बनने लगेगी तो ऑब्वियसली इससे जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाएगा, ब्लॉक होने लगेगा, और अगर एक बार ब्लॉकेज होने लगा तो आपके आपके शरीर में हार्ट डिसीजेस का खतरा, स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। एंड वन ऑफ द रीजन इज कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम। तो अगर आप देखेंगे लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल 60 to 70% होता है बॉडी में हमारी, जितना भी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल इसका 60 to 70% लो डेंसिटी ही होता है, जो कि हार्ट डिसीज और स्ट्रोक के खतरे बढ़ा देता है, पैसेज जो वेज होंगे नारो हो जाते हैं, एंड क्लॉट्स का फॉर्मेशन होता है, ब्लड क्लॉटिंग भी हो जाती है, और ब्लड क्लॉटिंग से हार्ट अटैक भी कॉज हो जाता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि कॉसेस क्या है, तो स्मोकिंग एक कॉज है जो आपके ब्लड को क्या करता है, विस्कस बनाते जाता है, इसके बाद से क्लॉट्स फॉर्म होने लगते हैं, ये सारी चीजें। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जो कि आजकल लोगों का हो गया है ना, ज्यादा वॉकिंग नहीं करना है, बैठे बैठे काम कर रहे हैं, पूरे टाइम काम में बिजी हैं, तो ऐसे में क्या होता है, आपका एक्सरसाइजेस नहीं हो रही, वर्कआउट नहीं हो पा रहा है, तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल ही एक रीजन है जहां पर आपकी फिजिकल एक्टिविटीज एब्सेंट है और उसकी वजह से हो रहा है। फिर जेनेटिक्स, जरूरी नहीं कि इन सारी एक्टिविटीज की वजह से हो, जेनेटिकली भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। वेट एक्सेस में ओबेसिटी हो रही है लोगों में, जैसे ज्यादा बीएमआई इंक्रीज होते जा रहा है लोगों का, अनकंट्रोल डायबिटीज है तब भी हो सकता है, डाइट पुअर है कि आप जंक फूड, फास्ट फूड बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, तो उस टाइम पर लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और उसकी वजह से ये सारी हार्ट डिसीजेस हो जाती हैं, एंड इट इज रिफर टू एज बैड कोलेस्ट्रॉल। आप ये जान लीजिए कि लो डेंसिटी वाला गंदा होता है आपके लिए, बल्कि जो हाई डेंसिटी वाला है वो सही होता है। तो हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल या लिपोप्रोटीन को क्या बोला जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल रेफर किया जाता है, और ये क्या काम करता है कि आपके ब्लड में जितना भी एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है उसको एब्जॉर्ब करेगा और उसको लिवर तक ले जाएगा, और वापस आपकी बॉडी से क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का यही इंपॉर्टेंस है। इसके बाद हायर लेवल्स ऑफ एचडीएल कोलेस्ट्रॉल आर एसोसिएटेड विद अ लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज। अगर हाई डेंसिटी वाला कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में प्रेजेंट इन कंपैरिजन टू एलडीएल, तो आपका हार्ट स्ट्रांग रहने वाला है ना, हार्ट स्ट्रांग रहने वाला है, इट मींस कि हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल आपके लिए अच्छा है। अब अगर आप इसकी क्वांटिटीज देखेंगे, लेवल्स चेक करेंगे, तो विमेन में जो होना चाहिए एचडीएल जो है
55 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और यहाँ पे मेन के पास कितना होना चाहिए, 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। इसमें कम होना चाहिए मेन में, अगर हम कंपैरिजन देखेंगे विमेन का। इसके बाद एलडीएल देखेंगे तो एलडीएल कितना होना चाहिए, शुड बी अंडर 130 mg पर डेसीलीटर के अंदर ही होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोग जिनको पहले से कोई हार्ट डिसीजेस है, डायबिटीज की कंडीशन है ना, या फिर टोटल कोलेस्ट्रॉल इनका ज्यादा है, तब तो उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है दैट शुड बी लेस देन 70 mgl पर डेसीलीटर, इसके नीचे ही होना चाहिए। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कितना आपके अंदर है HDL का अमाउंट, तो ब्लड टेस्ट कैन टेल यू कि हाउ मच HDL यू हैव। टिपिकली जो डॉक्टर्स है वो रिकमेंड करते हैं कि इसको 60 में ही रखना है, 60 mg पर डेसीलीटर के अंदर ही आपको इसको रखना होता है, ऑफ ब्लड और हायर। इसके बाद से कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसके कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बढ़ रहा है तो उसके अलग से आपको कोई सिम्टम्स दिखाई देंगे, क्योंकि जिन लोगों को हार्ट अटैक्स होते हैं, कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, उनको पता थोड़ी ना होता है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा उनकी अमाउंट ब्लड में बढ़ रही है, लेकिन वो एक्चुअली में बढ़ती रहती है बिना कुछ सिम्टम्स दिखाए। एंड बट ओवर टाइम इट कैन नेगेटिवली इफेक्ट योर हार्ट, है ना, हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, हार्ट अटैक्स होंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स इसके कारण होने लगती हैं। तो ये था हमारे चैप्टर का लास्ट जो हमारा सब टॉपिक था। अब ये जो टॉपिक है आपका एनिमल न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, वो एंड हुआ है, ठीक है। इसमें एक और चीज देख लीजिए लास्ट, कि एस्टियोसेलुलोसिस भी होता है, जब बहुत सारा फैट इकट्ठा होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया है और आपकी आर्टरी वॉल्स में इस तरीके की, देखिए आर्टरीज में इस तरीके की वॉल्स क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर आपकी नॉर्मल आर्टरी थी, अगर इस तरीके से कंडीशन है तो ब्लड प्रॉपरली फ्लो कर पाएगा इसमें से। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, फैट ज्यादा है, जैसे हमने जाना कि फैट भी ज्यादा प्रॉब्लम करने लगता है अगर वो इकट्ठा होने लग जाए बॉडी में, अगर उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही तब वो गंदा नहीं होगा, लेकिन अगर इकट्ठा होने लग गया, स्टोर होने लग गया, देन इट विल कॉज प्रॉब्लम्स, है ना, इससे हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी। तो प्लेक इन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज एंड कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। अब इसके कारण से एक्यूट ऑक्लेशन हो सकता है, आर्टरी का क्लॉट फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसकी कंडीशन को क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, आर्टियोस्क्लेरोसिस भी रिफर करते हैं इसको। तो ये कंडीशन थी जो इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद से हमने सारी चीजें कवर कर ली है जो भी इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट थी न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स में। अब इस चैप्टर के लिए इतना ही, इसका PDF आप एक्सेस कर पाएंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।